जिंदगी की दौड़ में मुझे गिराकर आगे भागने वालों, जीत का एक मुझसे पल छीन सकते हो, मेरे जीतने का हौसला नहीं। तो गाइस आइए हम लोग अपने हौसले को नहीं खोएंगे और एक फिर वही लगातार रफ्तार और उसी उम्मीद और दृढ़ विश्वास से एक बार हम लोग फिर से देखते हैं क्लास 12 फिजिक्स। आज हम लोग पढ़ना चाहेंगे वैद्युत चालन। वैद्युत चालन देखिएगा, बहुत ही जानदार लेसन आपको मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत सी तरह के समझ में आएगा। वैद्युत धारा, आई होप आप लोग जानते हो कि वैद्युत धारा क्या होता है। वैद्युत धारा बताया था किसी भी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा इक्वल टू आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक, या यदि टी इक्वल टू 1 सेकेंड हम कंसीडर कर लें तो आई इक्वल टू हमें क्यू मिलेगा। एकांक समय में जो परिपथ में प्रवाहित आवेश की मात्रा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं। कूलाम पर सेकेंड इसका मात्रक होता है। सबसे पहले इसको एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने डिफाइन किया था, इसलिए इसका मात्रक एम्पियर भी होता है। ठीक है। धारा घनत्व, धारा घनत्व क्या होता है? बताया जाता है कि किसी भी परिपथ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा की मात्रा, किसी परिपथ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा की मात्रा, ठीक, वैद्युत धारा बटे क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमारा होता है यहां से एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इसकी मात्रक हो जाएगा। धारा घनत्व बड़ा हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग इसी को हम अपवाह वेग बोलते हैं। देखिए बताया जाता है जब किसी परिपथ को किसी एक्सटर्नल सोर्स एसी या डीसी से जोड़ दिया जाता है तो वैद्युत धारा हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की गति करती है। वैद्युत धारा क्या होता है? हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की गति होती है। तो वह जिस वेग से गति करता है उसी वेग को हम क्या बोलते हैं? अपवाह वेग या अनुगमन वेग बोलते हैं। ठीक, अनुगमन वेग और धारा में संबंध आता है, धारा में संबंध निकालने के लिए आता है। देखिए किसी भी परिपथ में जो प्रवाहित वैद्युत धारा होती है या फिर परिपथ पर आवेश, परिपथ में जो कुल आवेश अगर होता है Q बराबर NEAVD/T। एक्चुअली हम लोग जो पढ़े हैं Q इक्वल टू NE, वह प्रति एकांक क्षेत्रफल के लिए 1 मीटर पर सेकंड वेग से 1 सेकंड के लिए प्रवाहित आवेश की मात्रा होती है। लेकिन अगर आपको समय दिया गया हो T समय तक कि कुछ वेग से गति कर रहे हो, क्षेत्रफल कुछ दिया गया हो, तो टोटल आवेश की मात्रा Q बराबर यानी ये VD/T। तो धारा हम लोग पढ़े होंगे अभी, धारा I इक्वल टू क्या होता है? Q/T। Q की वैल्यू रख लीजिए NEAVD/T अपॉन टी से टी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें मिल जाएगा I इक्वल टू NEA/VD। एन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 को 10⁻⁻⁹। ए क्या होता है? क्षेत्रफल। वीडी क्या होता है? अनुगमन वेग। ठीक, अब आता है धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध। ध्यान दीजिएगा, धारा घनत्व क्या होता है? J इक्वल टू I/A। आई की वैल्यू देखिए हम लोग निकाले यहाँ से NEAVD अपॉन ए से हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें मिल जाएगा J इक्वल टू NEVD। ये हमारा धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट लेसन है। अब हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? बताया जाता है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब और आयतन में अगर कोई परिवर्तन न किया जाए तो जो चालक में उत्पन्न विभव होता है उसमें प्रवाहित धारा का क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। इसको 2-3 तरीके से डिफाइन हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। प्रोपोर्शनल चिन्ह कोई कांस्टेंट लगा लेते हैं, V/I बराबर R। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, किसी चालक में उत्पन्न विभव और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात हमेशा क्या होता है? नियत होता है, जहां पे R जो होता है हमारा ओम नियतांक होता है। ठीक,
या हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि V और I के बीच में खींचा गया ग्राफ, जैसे जैसे हम धारा का मान बढ़ाते जाएंगे विभव का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाता है। तो V और I के बीच में खींचा गया ग्राफ क्या होता है, सीधी रेखा होती है। ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, तो भी हम ओम के नियम को आसानी से समझा सकते हैं। अब आता है ओमी और अनओमी परिपथ। ओमी और अनओमी परिपथ। ओमी परिपथ क्या होता है, बता दें कि ऐसा परिपथ जो हर एक सर्कमस्टेंसेस में ओम के नियम का पालन करता है। एक ऐसा परिपथ जो हर एक सर्कमस्टेंसेस में ओम के नियम का पालन करता है उसे हम क्या कहते हैं, ओमी परिपथ। ठीक, जैसे भी और आई के बीच में अगर हम ग्राफ खींचे एक सीधी रेखा आती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ओमी परिपथ बोलेंगे। अनओमी परिपथ जो उनके नियम का पालन नहीं करता है, भी और आई के बीच में खींचा गया ग्राफ कुछ ऐसे आ जाए, ठीक, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनओमी परिपथ बोलते हैं। ठीक, देखिए प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, बताया जाता है किसी भी परिपथ में वैद्युत धारा के प्रवाह को जब जो विरोध करता है, किसी भी परिपथ में वैद्युत धारा के प्रवाह का जो विरोध करता है उसे चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। या चालक में उत्पन्न विभव और उसमें प्रवाहित धारा का जो अनुपात होता है क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध देखिए इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध बताया जाता है किसी भी परिपथ में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E और धारा घनत्व J के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। E की वैल्यू क्या होता है, V/L। J की वैल्यू क्या होता है, I/R। यह पलट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा V/I × R/L। V/I क्या लिख सकते हैं, R। यहाँ से हमें मिल जाएगा ρ = R, एक सेकेंड, J = I/A होता है ना, RA/L। ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध की अगर बात की है तो जो चालक में प्रतिरोध में परिवर्तन होता है यानी स्क्वायर × R। अगर इसे प्रतिरोध को 2 गुना 3 गुना कर दिया जाए तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर फार्मूले आपको इस प्रकार से R1/R2 = L1/L2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन आता है कोई चालक का प्रतिरोध इतना है, यदि उसकी लंबाई इतना है, उसकी लंबाई इतना कर दिया जाता है, 2 गुनी 4 गुनी कर दिया जाता है, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, उसको हम इस पर रख करके आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके थ्योरी के लिए है। अगला टॉपिक हम लोग लेकर चलेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे अच्छा समझ में आएगा। प्रतिरोधों का संयोजन भी 2 प्रकार से किया जाता है, पहला श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। श्रेणी क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम बताया जाता है जब कोई 2 या 2 से प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़ा हो कि पहले का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से जुड़ा हो। ठीक, जैसे R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध को हम किसी श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं इस प्रकार से, जब इसमें हम आवेश प्रवाहित करते हैं तो आवेश तो सेम होता है लेकिन विभव क्या होता है, भिन्न भिन्न हो जाता है यहाँ पे। तो प्रथम पर विभव ओम के नियम से निकालेंगे, V = IR। ठीक, द्वितीय पर अगर हम निकालें तो V2 = IR2। तृतीय पर अगर हम निकालें तो V3 = IR3। कुल विभव V = V1 + V2 + V3। V की वैल्यू क्या होता है, IR, IR1, IR2, IR3। I का मान लेकर कैंसिल कर लेंगे तो R = R1 + R2 + R3। ये हमारा श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध होता है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के लिए भी हम तुल्य प्रतिरोध आसानी से निकाल सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा समझेंगे, दोनों का सेम सिस्टम एक ही तरह से है। हम लोग समांतर में निकालना चाहेंगे, जैसे
मान ले कोई दो प्रतिरोध R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में है। जब इसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित किया जाता है तो यहाँ पे धारा अलग अलग परिवर्तित हो जाती है, I1 I2 I3। विभव तो सभी में एक समान ही बना होता है। देख लेते हैं हम लोग इसको। धारा इसमें अलग अलग है, तो चालक पर धारा, प्रथम चालक पर धारा अगर हम निकालें, आई बराबर क्या हो जाएगा, V अपान आर, I1 इक्वल टू V अपान R1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम द्वितीय पे निकालें तो I2 इक्वल टू V अपान R2, तृतीय पे अगर हम निकालें तो I3 इक्वल टू V अपान R3। कुल धारा अगर हम निकालें I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I की वैल्यू क्या होगी, V अपान R बराबर V अपान R1 V अपान R2 V अपान R3। V कॉमन लेकर कैंसिल कर लेंगे तो 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। यह हमारा समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध के लिए तुल्य प्रतिरोध होता है। ठीक है, यह आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और सहयोगी लेसन है आपके लिए। थोड़ा सा ध्यान देंगे, अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा।